आज हमारा टॉपिक है फेज। फेज इज द एंगल थीटा विच स्पेसिफाइज द डिस्प्लेसमेंट एक्स एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पॉइंट ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। फेज एक एंगल है जो स्पेसिफाई करता है डिस्प्लेसमेंट को, यानी कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है और किस डायरेक्शन में मोशन की है उस पॉइंट ने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा था। अब कोई पार्टिकल मूव करता है अगर सर्कल में, तो उसका प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, यानी उसका शेडो जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है। और उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो कैलकुलेट किया था वो था x इज इक्वल टू एक्स नोट कोस थीटा। थीटा यहाँ पर होता है ओमेगा टी और x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, एक्स नोट एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अब ऐसा नहीं होता कि हर बार डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम ही हो, यानी जो स्टार्टिंग टाइम हो उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो। समटाइम ऐसा होता है टाइम ज़ीरो है तो x जो होता है इज़ नॉट ऑलवेज मैक्सिमम। इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी 90, इट कैन बी 180। तो उस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट उसका हर बार डिफरेंट आ सकता है। इस वजह से हम एक और एंगल को इसी इक्वेशन में ऐड करते हैं जो उस डिस्प्लेसमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा कि डिस्प्लेसमेंट शुरू कहाँ से हुआ था एट टाइम ज़ीरो। उस एंगल को कहते हैं फेज एंगल या फेज कांस्टेंट और उसको डिनोट करते हैं फाई के साथ। तो हमारी ये इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू एक्स नोट कोस ओमेगा टी प्लस फाई। ओमेगा टी यहाँ पर करंट फेज है, यानी करंट एंगल है जो कि चेंज करता है विद टाइम, यानी टाइम के साथ ये वेरी करता है जैसे जैसे पॉइंट मूव करता है। और फाई एक कांस्टेंट है जो कि स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ मोशन बताता है। इस हिसाब से इसकी एक और डेफिनेशन प्रॉपरली बुक में नहीं लिखी, लेकिन हाँ इसकी वर्डिंग यही है। फेज इज द टाइम वेरिंग क्वांटिटी या टाइम वेरिंग एंगल, ऐसा एंगल जो टाइम के साथ चेंज होता जाए, वेरी करे, डेट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मोशन एट गिवन टाइम, जो कि बताता है कि मोशन की स्टेट क्या है इस वक्त। इस कॉल्ड द फेज ऑफ मोशन। तो फेज हम कह सकते हैं ओमेगा टी प्लस फाई, ये उसकी जनरल एक इक्वेशन है कि ओमेगा टी प्लस फाई को हम फेज कहते हैं। ये फाई यानी कि फेज कांस्टेंट या फेज एंगल, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट एक्स पर और वेलोसिटी वी पर। अब थोड़ा सा एक सिर्फ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि जब टाइम टी ज़ीरो हो तो फेज अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से शुरू होता है इस पॉजिटिव साइड से, तो यहाँ पे हम कहते हैं फाई ज़ीरो है, फेज एंगल ज़ीरो है। यहाँ से शुरू हो रहा है तो फेज एंगल 90 है। यहाँ इसके नेगेटिव साइड से शुरू हो रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, तो फाई जो है वो 180 हो जाएगा। फेज को ग्राफ से समझाना भी आसान है और उसे समझना भी आसान है, तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेज देखते हैं। ग्राफ इज मेड बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यही इक्वेशन यूज करेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कोस ओमेगा टी प्लस फाई फेज एंगल। और टाइम हम डिफरेंट टाइम लेंगे, जैसे टाइम स्टार्टिंग टाइम ज़ीरो, फिर फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट हाफ, थर्ड क्वार्टर, देन द टोटल टाइम टी। अब इससे पहले आपको एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि एक सर्कल हो, अगर उसके मैं 4 पीसेस कर दूं, 4 हिस्से कर दिए, तो यहाँ पर एंगल 0 डिग्री होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, यहाँ 180, यहाँ 270 और फिर कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री। और आपको इतना पता है कि पाई 180 के इक्वल होता है, यानी अगर सर्कल का हाफ करें तो वो पाई होता है और कंप्लीट सर्कल 2 पाई होता है। फर्स्ट क्वार्टर को हम कहते हैं पाई बाय 2 और यहाँ पे कहते हैं 3 पाई बाय 2। इसके हिसाब से हम टाइम देखेंगे। अब देखें, टाइम अगर 0 हो तो थीटा जो होगा एंगल वो 0 होगा, 0 डिग्री होगा। टाइम अगर फर्स्ट क्वार्टर हो यानी यहाँ तक गुजरा हो तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 या 90 डिग्री होगी। टाइम अगर हाफ हो जाए, इतना हाफ हो गया, तो थीटा की वैल्यू पाई या 180 डिग्री होगी। टाइम अगर 3 पी बाय 4 हो तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 3 पाई बाय 2 या 270 होगी। और टाइम टी हो तो थीटा 2 पाई या 360 डिग्री हो जाएगा। इस हिसाब से हम फाई की डिफरेंट वैल्यूज़ लेकर ये टाइम को कैलकुलेट करेंगे। यानी फाई एक एंगल है, अगर फाई 0 डिग्री होगा तो टाइम के हिसाब से क्या वैल्यूज़ आएंगी डिस्प्लेसमेंट की, अगर फाई 90 डिग्री होगा तो टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, ये हम एक दफ़ा कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 केसेस लेने हैं, एक केस 1 जिसमें हम फाई की वैल्यू 0 लेंगे और एक केस 2 होगा जिसमें फाई 90 डिग्री होगा। अब पहले हम फाई जो है वो 0 डिग्री देखते हैं और हमारी इक्वेशन ये थी, इसमें से अब फाई जो है वो 0 हो गया तो हमारी इक्वेशन ये साइड 0 हो गया, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कोस ओमेगा टी, यहाँ तक इक्वेशन रहेगी। उस हिसाब से टाइम सबसे पहले 0 है तो ओमेगा टी
0 होगा, यानी थीटा 0 है। कोस 0 डिग्री लिया तो 1 होगा, कोस 0 डिग्री 1 होता है। तो अब यहाँ पे अगर ये वैल्यू 1 होगी तो x इज इक्वल टू एक्स नोट हो जाएगा। अब टाइम ले t/4 यानी फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती थी या π/2 होती थी। ऐसे में कोस 90 इज इक्वल टू 0 होता है। ये तो आप कैलकुलेटर पे भी देख सकते हैं, कोस 90 0 होता है। तो x इज इक्वल टू एक्स नोट, कोस 0 है तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। t हाफ लें, अगर हाफ टाइम हो जाए तो ऐसे में थीटा या ओमेगा t जो होगा वो 180 डिग्री यानी हाफ हो जाएगा पाई। कोस 180 होता है -1। अब यहाँ पे हम -1 पुट करें तो x इज इक्वल टू -x नोट आएगा। t अगर 3t/4 हो, ऐसे में थीटा की वैल्यू 270 थी। 270 कोस होता है फिर 0 और यहाँ पर x की वैल्यू 0 आती है। अब t यानी टोटल टाइम के इक्वल है तो ओमेगा t या थीटा होता है 360 डिग्री। कोस 360 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे फिर x इज इक्वल टू एक्स नोट। अब ये जो अंदर रेड मार्किंग है वो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर x डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एक्सट्रीम दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है तो हम ये कहेंगे पॉजिटिव एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे 0 है तो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पर है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्सट्रीम पर, डिस्प्लेसमेंट फिर मीन पर, डिस्प्लेसमेंट फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम पर। केस 1 का ग्राफ अगर आप देखें तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये इसका नेगेटिव एक्सट्रीम और यहाँ पर हम शो कर रहे हैं टाइम। ऐसे में फेज एंगल यानी फाई 0 डिग्री है। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ आ रहा था, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पर आया। जब टाइम फर्स्ट क्वार्टर आया तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मीन पर आ गया। अब टाइम हाफ हुआ तो नेगेटिव एक्सट्रीम नीचे की तरफ आ गया, यानी ये टाइम हाफ था, यहाँ पर ये नेगेटिव एक्सट्रीम को टच कर रहा है। फिर ये थर्ड क्वार्टर पे जाता है तो मीन पोजीशन पर जा रहा है, तो अगेन ये मीन पोजीशन पर आया और जब टोटल टाइम आता है तो फिर ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पर जा रहा है, यानी टोटल टाइम के हिसाब से ये पॉजिटिव एक्सट्रीम को टच करता है। अब हम लेते हैं केस 2 जिसमें फाई 90 डिग्री के इक्वल है यानी π/2 है। यहाँ पर हमारी इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू एक्स नोट कोस ओमेगा टी प्लस 90। फाई की वैल्यू 90 है। t 0 हो, ओमेगा टी भी 0 होगा यानी एंगल 0 है। हमारी इक्वेशन का यही पार्ट मैंने लिखा है। तो एक्स नोट कोस 0 डिग्री था प्लस 90, तो कोस 0 तो आपको बताया था 1 होता है, प्लस 90 करें तो कोस 90 होगा और 0 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 0। अब टाइम अगर t/4 है तो ऐसे में यानी फर्स्ट क्वार्टर गुजरा है तो थीटा 90 डिग्री के इक्वल है। अब यहाँ पर कोस 90 प्लस 90, हमारा 5 भी अंदर ऐड हो रहा है तो वहाँ पे हमारे पास कोस की वैल्यू आएगी 180 और 180 होता है -1, x इज इक्वल टू -x नोट हो जाएगा। यहाँ टाइम हाफ गुजरा है तो पाई की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। ऐसे में इक्वेशन आएगी कोस 180 प्लस 90 तो कोस 270 हो जाएगा। 270 कोस होता है 0 यानी x फिर 0 हो जाएगा। अब थर्ड क्वार्टर यानी टाइम गुजरा है 3t/4, ऐसे में थीटा की वैल्यू 270 डिग्री होती है। 270 प्लस 5 यानी 90 डिग्री, तो हमारे पास कोस 360 डिग्री आएगा विच इज इक्वल टू 1। और यहाँ जब भी 1 आता है वहाँ x इज इक्वल टू एक्स नोट हो गया। t टोटल टाइम के इक्वल है तो ओमेगा t इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 प्लस 90 करेंगे तो कोस 450 हो जाएगा। 450 इज 0, x इज 0। अब इस केस का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये वो केस है जिसमें फाई 90 डिग्री के इक्वल है। तो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन कौन सी आई थी, टाइम 0 पे मीन पोजीशन पे आया था, यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से टाइम 0 था तो हमारी मीन पोजीशन थी एट 0 टाइम। और जब टाइम फर्स्ट क्वार्टर गुजरा तब हमारे पास नेगेटिव एक्सट्रीम थी, यानी फेज नीचे की तरफ है, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। t/4 में फेज यहाँ है और हाफ टाइम गुजरा तो मीन पोजीशन पर आया, हाफ टाइम पे ये मीन पोजीशन पर है। देन अगेन ये पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है और पॉजिटिव के बाद ये फिर मीन पोजीशन पर आएगा एट टाइम t। यहाँ पर फेज 90 डिग्री था और ये नीचे से शुरू हो रहा है ग्राफ। अब इसके बाद एक थर्ड केस भी आता है जिसमें फेज एंगल 180 डिग्री होता है और यहाँ पर इक्वेशन में 180 हम प्लस करते हैं और ये ग्राफ स्टार्ट होगा फ्रॉम नेगेटिव एक्सट्रीम, यानी और इसमें 90 ऐड हो जाएंगे और वह बिल्कुल ऐसे ऊपर को जाएगा।
जो कि हम बुक से भी देखेंगे और कह सकते हैं कि वो इस फर्स्ट केस का एग्जैक्ट रिवर्स होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव से शुरू होगा और ये एग्जैक्ट नीचे से शुरू होगा। तो फेज एंगल जो होता है एक्चुअली बताता क्या है, ये बताता है स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ मोशन, यानी अगर 0 डिग्री है फेज एंगल तो हमारी पोजीशन पॉजिटिव एक्सट्रीम होगी, अगर फेज एंगल 90 है तो हमारी पोजीशन मीन होगी, और अगर फेज एंगल 180 हो जाएगा तो वो नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा। तो फेज एंगल स्टार्टिंग पोजीशन ऐसे बताता है। अब ग्राफ जो होगा वो हमेशा रिप्रेजेंट इस शेप में होता है, यानी पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन पोजीशन, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर मीन पोजीशन, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम। अब वो स्टार्ट कहाँ से होगा ये फेज की हेल्प से पता चलेगा। कभी अगर फेज 0 है तो वो यहाँ शुरू हो रहा है, फेज 90 है तो यहाँ से, 180 है तो यहाँ से, ऐसे करके ये सो ऑन चलता रहेगा। जब दो सिस्टम ऑसिलेशन कर रहे हैं या दो पॉइंट्स ऑसिलेट कर रहे हैं तो इस फेज एंगल फाई की हेल्प से हम देख सकते हैं कि दोनों में सिंक्रोनाइजेशन है, या दोनों एक ही फेज में है या दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फेज में है। जैसे अगर कहें कि एक पॉइंट जो है वो एक्स नोट इस पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू हो रहा है, ऐसे में फाई का एंगल जो है वो 0 है, और केस 2 में जो था फाई 90 डिग्री था, ऐसे में पॉइंट स्टार्ट हो रहा था हमारा मीन पोजीशन से। इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस 90 डिग्री का था। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस था। अगर मैं कहूँ कि एक पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू होता है और एक इस नेगेटिव एक्सट्रीम से शुरू होगा, तो एक का फेज एंगल फाई जो होगा वो 0 डिग्री होगा और इसका फेज एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 तो यहाँ पे 180, और इसका ग्राफ बिल्कुल इसके ऑपोजिट शुरू होगा और ऐसे बनेगा। तो इन दोनों में फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा। जब दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट बनेंगे ग्राफ, तो ऐसे में वो पॉइंट्स एक दूसरे के आउट ऑफ फेज होंगे, यानी 180 के फेज के डिफरेंस पे। और अगर दोनों एक ही जगह से शुरू हो तो हम कहेंगे इन फेज होंगे। तो जो सिस्टम में फेज डिफरेंस अगर 180 डिग्री हो तो उन्हें हम आउट ऑफ फेज कहते हैं, और अगर फेज डिफरेंस 0 डिग्री हो या फिर वो घूम कर वापस 360 डिग्री आ जाए तो ऐसे में सिस्टम इन फेज होगा। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के तौर पे आता है, यानी अगर वो फेज डिफरेंस को 180 की बजाय पाई भी लिख सकते हैं, पाई कह दें तब भी वो आउट ऑफ फेज होंगे, और 2 पाई यानी कंप्लीट राउंड सर्कल हो जाए तो ऐसे में वो इन फेज होते हैं। इसके अलावा फेज की कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। फेज एक एंगल है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई, और इसका यूनिट जो होता है वो रेडियन ही होगा क्योंकि ये एक एंगल है। और फेज एंगल फाई रिप्रेजेंट्स द फेज डिफरेंस बिटवीन टू ऑसिलेटर्स। ये फाई जो है हमें बताता है फेज डिफरेंस बिटवीन टू ऑसिलेटर। जैसे एक बार 0 था तो कुछ वैल्यू क्या आती थी, और 90 था तो फेज डिफरेंस अलग आ जाएगा। और फाई अगर 0 है, 0 डिग्री पर होता है तो पार्टिकल स्टार्ट होता था पॉजिटिव एक्सट्रीम से। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स की बातें आपको वैसे ही ग्राफ नहीं भी याद करना, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है, फाई 90 हो जाए तो वो मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, फाई 180 हो तो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव एक्सट्रीम। ये इसकी 3 सिचुएशंस लाजमी आपको आनी चाहिए। Phase. The angle theta is equal to omega t, which specifies the displacement x as well as the direction of motion of the point oscillating simple harmonic motion is called phase. फेज एक एंगल है जो स्पेसिफाई करता है डिस्प्लेसमेंट को और उसके अलावा डायरेक्शन ऑफ मोशन को ऐसे पॉइंट की जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करे। फेज इज ए क्वांटिटी विच शोज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑसिलेटर। फेज एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि किसी भी ऑसिलेटर की स्टेट ऑफ मोशन बताती है। ये वही स्टेट ऑफ मोशन है, यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, किस स्टेट से वो स्टार्ट करती है। In circular motion, the displacement of projection of the body moving in a circle, executing simple harmonic motion on the diameter of circle. अभी जो पिछला हमने टॉपिक पढ़ा यानी सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट था वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता था, और उसकी हमने वैल्यू निकाली थी x इज इक्वल टू एक्स नोट कोस थीटा। यहाँ पर हमने अब फेज ऐड किया तो x इज इक्वल टू एक्स नोट ओमेगा टी प्लस 180, थीटा को ओमेगा टी लिखा है और यहाँ पे जो 180 है ये सीधा उन्होंने फेज की एक वैल्यू ऐड की है। हालांकि ये जनरल इक्वेशन नहीं है, जनरल इक्वेशन बुक में बाद में लिखी हुई है। Where x is instantaneous displacement, x naught is maximum displacement, omega is the angular velocity. Its graphical representation is shown in figure. The general way of showing this equation is
x इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा टी प्लस फाई, ये जनरल इक्वेशन है फेज की। द टाइम वेरिंग क्वांटिटी ओमेगा टी प्लस फाई इज कॉल्ड फेज ऑफ मोशन। इस इक्वेशन में से जो अंदर ओमेगा टी प्लस फाई है ये फेज है मोशन का, और टाइम वेरिंग क्वांटिटी यानी विद टाइम ये वेरी करती है। इट डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ मोशन एट ए गिवन टाइम। ये किसी भी पार्टिकल की स्टेट बताती है कि वो किस टाइम पर किस स्टेट में है। अगर टाइम 0 था तो उसकी स्टेट हम देख सकते थे फेज के थ्रू, और टाइम t/4 हो तो उसकी पोजीशन जो होगी वो स्टेट अलग होगी, और फेज के थ्रू हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। द कांस्टेंट इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट और फेज एंगल। इसमें जो फाई है वो कांस्टेंट है, इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट और फेज एंगल। द वैल्यू ऑफ द डिपेंड्स ऑन फाई, द वैल्यू ऑफ द फाई डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम 0। इसमें फाई इन्होंने गलती से बाद में लिखा हुआ है, तो द वैल्यू ऑफ फाई डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। द क्वांटिटी फाई रिप्रेजेंट्स द फेज डिफरेंस बिटवीन द स्टेट्स ऑफ मोशन ऑफ टू ऑसिलेटर्स। अब ये वो बात है जो मैंने एंड पे बताई थी कि फाई जो होती है वो दो ऑसिलेटर्स के दरमियान स्टेट ऑफ मोशन भी बताती है कि वो इन फेज हैं या आउट ऑफ फेज हैं। तो फाई के थ्रू हम ये फाइंड भी कर सकते हैं। लेट अस एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन एक्स एंड टी, यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाकर हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला केस जिसमें फाई 0 के इक्वल था, तो इक्वेशन हमारी बनेगी एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कोस ओमेगा टी। फाई यहाँ पे 0 था इसलिए उसे निगलेक्ट कर दिया है। पुटिंग टाइम जो है वो 0 लिया, फिर t/4, t/2, 3t/4 और t। वी ऑब्टेन ए ग्राफ एट t इज 0 और t हाफ हो और t। मैंने आपको एक एक सिचुएशन यानी 5 सिचुएशन टाइम की अलग अलग समझाई थी, इन्होंने उसको थोड़ा सा इकट्ठा करके लिखा है, जैसे टाइम 0 हो, टाइम हाफ हो और टाइम फुल हो। यानी एंगल जहाँ पे पहले 0 था, फिर हाफ टाइम पर हम कहते थे एंगल जो था वो पाई था, और फुल टाइम हो जाए तो एंगल होता था 2 पाई। तो उस हिसाब से देखें, कोरिस्पोंडिंग टू थीटा इज 0 पाई एंड 2 पाई आना, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है सिर्फ। द पॉइंट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। ऐसे में हमारे पास पॉइंट जो था वो सिर्फ एक्सट्रीम पोजीशन पे आता था। एंड एट टाइम t इज इक्वल टू t/4, यानी क्वार्टर हो जाए और थर्ड क्वार्टर हो, तो इसके हिसाब से थीटा की वैल्यू π/2 और 3π/2 थी, तो पॉइंट जो होगा वो मीन पोजीशन पर होगा। इसको उन्होंने डायरेक्टली टाइम और पोजीशन लिखी हुई है। और अगर अब दूसरा केस है इफ फाई इज 90, देन इक्वेशन हमारी ये बनेगी एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कोस ओमेगा टी प्लस 90, और टाइम हम यही 4-5 टाइम की सिचुएशंस लेंगे, जिसमें टाइम अगर 0 और t/2 और t हो, यानी थीटा 0 पाई और 2 पाई हो, तो ऐसे में पॉइंट मेन पोजीशन पर आता है, और बाकी दोनों सिचुएशन जो बचे हुए टाइम थे उनमें पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशंस पर आता है। ग्राफ में भी अगर देखें तो 14.8a का ग्राफ जिसमें फाई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर 0 टाइम पर स्टार्टिंग पोजीशन जो है फाई 0 था तो एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू होता है और फिर वो मीन की तरफ आता है। और नीचे वाला ग्राफ 14.8b है, यहाँ पर उन्होंने बाय मिस्टेक फाई की वैल्यू फिर 0 लिख दिया, जबकि 90 होनी चाहिए थी। यहाँ पर ग्राफ मीन पोजीशन से शुरू होता है, और लास्ट में ग्राफ 14.8 जो सी पोजीशन है, इसमें फाई की वैल्यू 180 लिखनी थी, यहाँ 90 लिखी हुई है, तो यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन नेगेटिव एक्सट्रीम से शुरू होता है। तो अब हमने जहाँ से ये पैराग्राफ छोड़ा था वहां से देखते हैं कि थर्ड केस था इफ फाई इज इक्वल टू 180, then equation 14.18 becomes x is equal to x naught cos omega t plus 180। पुटिंग टाइम t जो है वो उसकी 5 सिचुएशन टाइम की डाली हुई, obtain a graph as shown in 14.8 c। अब यहाँ c इससे लिखा हुआ पता चल रहा है कि वो लास्ट वाले ग्राफ में फाई की वैल्यू 180 थी, तो इन्होंने भी उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं डाली, सिर्फ ग्राफ से ही आपने देखना है। अब it can be noted that when the phase difference between two oscillating system is 180, they are said to be oscillating out of phase। यानी ग्राफ ए और सी को अगर आप कंपैरिजन करें तो इनके दरमियान फेज डिफरेंस 180 का है, ऐसे में ये दोनों एक दूसरे से आउट ऑफ फेज हैं। व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटिंग सिस्टम इज 0,
और 360 they are said to be oscillating in phase। टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो पैरामीटर्स हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे। जब हमारे पास t ज़ीरो हो यानी टाइम बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम हो, ऐसे में डिस्प्लेसमेंट का पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होती है और उसके बाद t जो है क्वार्टर गुजरे तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगी और फिर नेगेटिव एक्सट्रीम हो जाएगी। बिल्कुल इसके ऑपोजिट वेलोसिटी होती है, t ज़ीरो पर वेलोसिटी ज़ीरो, फिर क्वार्टर पर जैसे जैसे आगे मूव करेंगे, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वेलोसिटी मैक्स आएगी और फिर वेलोसिटी ज़ीरो आएगी। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम आता है। और एक्सेलरेशन इसका ऑपोजिट यानी डिस्प्लेसमेंट का एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा। जहाँ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आता है वहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है। एक्सट्रीम होता है लेकिन वहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। मीन पर दोनों ज़ीरो देते हैं और जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्सट्रीम पर होता है वहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव देता है। ग्राफ में इसकी ऐसे बनी हुई है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ स्टार्ट करें एट टाइम ज़ीरो तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू होगा और फिर मीन पोजीशन यानी ज़ीरो पर आएगा और फिर नेगेटिव की तरफ जाएगा। इसी तरह वेलोसिटी का ग्राफ टाइम ज़ीरो हो तो मीन पोजीशन पर ये यहाँ ज़ीरो वेलोसिटी से शुरू होगा, फिर एक्सट्रीम जाएगा पॉजिटिव एक्सट्रीम और फिर मीन की तरफ आएगा। और एक्सेलरेशन का ग्राफ शुरू होता है नेगेटिव एक्सट्रीम से एट टाइम ज़ीरो, यानी नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन पोजीशन ज़ीरो पे आता है, यहाँ पर इसकी वैल्यू ज़ीरो और उसके बाद फिर इसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाते हैं। तो एक बात जो मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाई थी कि अगर फेज एंगल 0 डिग्री हो तो पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू होता है। ये बात आपकी बुक में नहीं लिखी कि अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम है तो फेज एंगल 0 है। अगर मेन पोजीशन है तो फेज एंगल 90 डिग्री है और अगर नेगेटिव एक्सट्रीम है तो दैट मीन्स फेज एंगल 180 डिग्री है। तो इन तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट यानी t0 का फेज एंगल ये होता है। और जो बात बुक में बताई है वो है 2 पॉइंट्स बताए हैं कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का ग्राफ, इन दोनों का फेज डिफरेंस एक दूसरे के साथ 90 है। यानी एक यहाँ से शुरू हो रहा है तो एक 90 के डिफरेंस से यहाँ से शुरू हो रहा है और 90 को हम π/2 भी कह सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का ग्राफ एक दूसरे के बिल्कुल इनवर्स है। देखें, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू हो रही है और एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सट्रीम से शुरू हो रही है, तो इनका फेज डिफरेंस 180 डिग्री यानी पाई होगा। और बुक में यहाँ पे एक मिस्टेक है कि उन्होंने यहाँ पे गलती से इसको भी π/2 लिखा हुआ है, तो उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। Graphical representation of simple harmonic motion. The graphical representation of displacement, velocity and acceleration of the body executing simple harmonic motion is given in figure 14.9 A, B, C. The displacement of particle executing simple harmonic motion is given by expression. Displacement की यह expression है. This show that particle will have maximum displacement at the extreme position. इस expression से हमने ये डिराइव भी किया था कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ मैक्सिमम होती है और कहाँ मिनिमम होती है। पॉइंट 2 है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। वेलोसिटी की एक्सप्रेशन ये है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम, that is v is equal to x naught omega at the mean position and 0 at the extreme position. और थर्ड है द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। एक्सेलरेशन की एक एक्सप्रेशन है, इसमें जो है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट है तो वो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करके भी इक्वेशन बना सकते हैं। द एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजिशन एंड 0 एट मीन पोजिशन। फ्रॉम द ग्राफ ऑफ इक्वेशन शोन इन फिगर कैन बी सीन दैट, ये तीनों इक्वेशन से जो ग्राफ बने हैं उनसे हमें यही एक्सप्लेन होता है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज π/2, यानी दोनों में फेज का डिफरेंस 90 है, π/2 है। द फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज पाई, 180 का है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। ये यहाँ पे बुक में मिस्टेक है, π/2 ही लिखती है। However, it must be noted that the phase difference between displacement, velocity and acceleration is π/2. तीनों का आपस में अगर रिलेशनशिप देखा जाए तो तीनों में फेज डिफरेंस π/2 का है। डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, फिर π/2 के साथ वेलोसिटी है और फिर π/2 के साथ एक्सेलरेशन है। यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर।
If you like our video, then do like our video and subscribe.